दोस्तों स्वागत है आपका एज फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म। जो आपका अनुच्छेद 279A है, इसके अंतर्गत जीएसटी को शामिल किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यानी कि आपका शहरी आता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 से होती है। इसकी शुरुआत होती है 25 जून 2015 से और इसका जो क्रियान्वयन है यानी कि इसको कौन करता है, तो यानी कि आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, वो इसकी शुरुआत यानी कि इसका क्रियान्वयन करता है। और जो वित्तीय समावेशन है यानी कि आपका जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, तो इसकी क्या है, ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है पूरी दुनिया में। ढांचागत सुधार यानी कि आपके जो संरचनात्मक सुधार है उनके अंतर्गत क्या क्या शामिल। तो आज 2014 में क्या होता है कि जीएसटी विधेयक आता है, तो 122वां संविधान संशोधन बिल होता है, उसको पेश किया जाता है। अब विश्व की ये सबसे बड़ी हेल्थ केयर यानी कि जो आपका जो स्वास्थ्य जो कवरेज प्रदान करती है, स्वास्थ्य के लिए सहायता प्रदान करती है, वो योजना है। दोस्तों स्वागत है आपका एज फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और यूपी पेट 2022-23 से संबंधित आपकी जो परीक्षा है, उसके सिलेबस में आपका एक टॉपिक था कि वर्ष 2014 के बाद के जो आर्थिक सुधार हुए हैं उनको लेकर के। तो इससे पहले हमने इसी के अंतर्गत कवर किया था कि जो आपके जो कृषि सुधार हुए हैं उनको, और आज के जो आपका चैप्टर है तो इसमें हम कवर करेंगे कि ढांचागत जो सुधार हुए हैं यानी कि आपके जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं, वो भी कैसे 2014 के बाद में, इनको हम यहाँ पर शामिल करेंगे। और ये हमारा आपका जो होगा 13वां सेशन यानी कि क्लास होगी। और इससे पहले जो 12 जो आपके सेशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप इस प्लेलिस्ट में जाकर के इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहले कि ढांचागत सुधार यानी कि आपके जो संरचनात्मक सुधार हैं उनके अंतर्गत क्या क्या शामिल है। तो इसमें शुरू होता है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये इसी के अंतर्गत आता है। और इसकी शुरुआत 2015 में 2000 से लेकर के शुरू होता है और 2015 से लेकर 2022 तक इसका लक्ष्य रहता है। लेकिन दिसंबर 2024 तक इसकी क्या हो गई है, अवधि बढ़ा दी गई है केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। और अब यहाँ पे जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो आपके ग्रामीण है उसके बारे में, जी फॉर यहाँ पर ग्रामीण होगा। ग्रामीण यानी कि जो गांवों में चलती है उसका मतलब यहाँ है। ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है वो इसकी देखरेख करता है, इसके अंतर्गत इसका संचालन किया जाता है। और 1 अप्रैल 2016 से इसकी शुरुआत की जाती है यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की। और इसके अंतर्गत 2022 तक सभी के लिए आवास की बात कही जाती है, लक्ष्य रखा जाता है। अब जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यानी कि आपका शहरी, इसकी शुरुआत होती है 25 जून 2015 से। और इसका जो क्रियान्वयन है यानी कि इसको कौन करता है, तो यानी कि आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, वो इसकी शुरुआत यानी कि इसका क्रियान्वयन करता है। हाउस फॉर ऑल इसके अंतर्गत आपका ये स्लोगन या फिर आपका जो ध्येय वाक्य रखा जाता है, बात कही जाती है। फिर आगे देखते हैं जो आपके ढांचा का सुधार है, इनमें एक और आपका आता है कि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, यानी कि कभी आप देखते हो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये इन्हीं के उपक्रम में आते हैं। और इनकी शुरुआत 31 जनवरी 2018 से मानी जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं उनको पहचान कर 5 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, ना कि 5 लाख तक हो सकती है, और मिनिमम कितनी भी हो सकती है, मैक्सिमम 5 लाख हो सकती है। और आपका इसमें क्या होता है कि ये आपका खेलो इंडिया का आपका लोगो हो गया, और आपके जो इवेंट्स हैं वो सालाना यहाँ पर होते हैं हर साल, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका न्यू दिल्ली में है, आपको याद रखना है। फिर आगे इसमें देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना, इसकी शुरुआत होती है 22 जनवरी 2015 से, और स्थान की बात करें तो वो हरियाणा से शुरू होती है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि बालिकाओं के लिए यानी कि बच्चियों के लिए लघु बचत या एक स्कीम है। और फिर इसके जो उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्यों में शामिल है कि बालिकाओं के प्रति परिवार के जो दृष्टिकोण है यानी कि उनका रवैया है, उसके व्यवहार है, उसमें परिवर्तन लाना, उसमें बदलाव लाना, और उनके नाम से बचत को प्रोत्साहन करना यानी कि सेविंग को क्या करना है, इंक्रीज करना है। फिर क्या इसके अंतर्गत कुछ कंडीशंस हैं, वो क्या है कि 10 वर्ष से कम आयु की जो है बच्ची इसके अंतर्गत जो बालिका है शामिल की जाएगी। और मिनिमम जो आपका अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए वो 1000 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक यहाँ पर रख सकते हैं। और फिर अगर बात करते हैं यहाँ पर ये किसका पार्ट है, तो ये आपका एक अभियान शुरू हुआ था जो आप अच्छे से जानते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, तो ये उसी का एक भाग है यानी कि ये पार्ट है। और ये आपका लोगो हो गया, आप जैसे देख पा रहे हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। फिर आगे इसके अंतर्गत देखते हैं आपका ढांचा का सुधार में आता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 से होती है। और जो वित्तीय समावेशन है यानी कि आपका जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, तो इसकी क्या है, ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है पूरी दुनिया में। और इसका जो क्रियान्वयन है, ये इसको कौन संचालित करता है, कौन इसको मतलब बना के रखता है, तो वित्त मंत्रालय आपका जो है यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो इसका क्रियान्वयन करती है। और इसमें प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी किसको दी जाती है, तो जो किसी भी परिवार की जो महिला सदस्य होती हैं उनको इसमें प्राथमिकता दी जाती है सबसे पहले। और इसका जो आपका स्लोगन इसके अंतर्गत दिया गया, इस योजना का स्लोगन है या कभी नारा होता है या ध्येय वाक्य होता है, तो वो कौन सा होगा, तो वो ये है कि मेरा खाता भाग्य विधाता। वहां पर आपका एग्जाम में स्लोगन भी आ सकता है, नारा भी आ सकता है, ध्येय वाक्य भी आ सकता है। तो ये इन अलग अलग शब्दों से वहां पर आपके क्वेश्चन में लिखा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर मेरा खाता भाग्य विधाता, ये ऑप्शन आपका सही होगा। और ये आपका जो योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो उसका ये लोगो है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर ढांचा के सुधारों के अंतर्गत सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो आपके जो
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जिनको आप एमपी कहते हो, वो उनके लिए शुरू की गई थी, जिसकी शुरुआत होती है 11 अक्टूबर 2014 से। और ये एक खास जो ओकेजन है, अवसर है, उस पर शुरुआत की जाती है इसकी। एक लोक नायक हुए हैं आपके बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनालिटी, तो वो थे जयप्रकाश नारायण, जिनको लोक नायक के नाम से जाना जाता है। तो इसकी शुरुआत उन्हीं के जन्मदिन पर होती है, यानी कि उनका जन्मदिन कब होता है? 11 अक्टूबर 2014 से। इसका उद्देश्य क्या रखा गया कि गांव का समग्र विकास करना, यानी कि पूरी तरीके से जो सारी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक चीजें हैं, उनको सुधारना। अब इसमें समग्र विकास के अंतर्गत क्या आएगा? आपका सड़क आ सकता है, बिजली हो सकता है, आपके स्कूल हो सकते हैं, आपका जो स्वास्थ्य है यानी कि आपका जो हेल्थ है उसको इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। ये सारी चीजें यहां पर कवर करने की बात कही गई। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रत्येक सांसद होगा गांव को गोद लेगा, यानी कि अडॉप्ट करेगा अपने उसमें विकास करने के लिए। और इसके अंतर्गत क्या है कि मार्च 2019 तक 3 आदर्श ग्रामों का लक्ष्य रखा गया था। 2016 तक क्या करना था कि प्रत्येक सांसद एक एक गांव का विकास करेगा, उसको गोद लेगा, अडॉप्ट करेगा और उसको समग्र विकसित करेगा। और फिर जो अगला लक्ष्य रखा गया, जो अगला जो आपका रहा, इसमें तो 5 आदर्श ग्राम विकसित करने की बात कही गई। और इसमें क्या करना था कि हर साल एक आदर्श ग्राम विकसित करना है, और ये कब तक करना है? 2024 तक। तो जो आपका सेकंड पॉइंट है, इसकी लॉन्चिंग डेट और इसका जो सेकंड पॉइंट, इन दोनों को याद रखना। इसमें से 2 ज्यादा महत्वपूर्ण है और उद्देश्य तो समझ ही जाओगे। और जो किसके जन्मदिन पे अवसर पर शुरुआत होती है? तो ये लोकनायक साहब के। फिर आगे देखते हैं, इसमें ढांचा के सुधारों के अंतर्गत आपका आता है कि स्वच्छ भारत मिशन। इससे तो हर कोई वाकिफ है, यहाँ पे जान लेते हैं। इसकी जो लॉन्चिंग डेट थी वो 2 अक्टूबर 2014 को होती है, जिसको SBM यानी कि स्वच्छ भारत मिशन भी कहा जाता है। और इसका उद्देश्य था कि 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना है। और इसका जो स्लोगन था, नारा था, वो ये था कि एक कदम स्वच्छता की ओर, जैसे कि आप गांधी जी के चश्मे के नीचे देख सकते हो, और स्वच्छ भारत जो आपका दिया हुआ है। फिर यहाँ पर आपका जो एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके लिए महत्वपूर्ण भी है कि जो स्वच्छ भारत मिशन जो आपका है 2.0, यानी कि आपका जो ये है क्या है, ये सेकंड चरण यानी कि इसका दूसरा चरण है। और इसकी जो अवधि है आपका 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक है। ये कुछ और नहीं, आपके जो वित्त वर्ष होते हैं वो यही होते हैं, वित्त वर्ष यानी कि आपके जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं। फिर आगे देखते हैं, इसी क्रम में जो आपका दिया है कि आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान जो भारत है, इसके अंतर्गत शुरुआत होती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि PMJAY, PM जय आयुष्मान भारत। ये आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये आपका इस योजना का लोगो है। और इसकी शुरुआत होती है 23 सितंबर 2018 को। और अगर जगह की बात करें तो झारखंड के रांची से शुरुआत होती है। और विश्व की ये सबसे बड़ी हेल्थ केयर, यानी कि जो आपका जो स्वास्थ्य जो कवरेज प्रदान करती है, स्वास्थ्य के लिए सहायता प्रदान करती है, वो योजना है। और इसके अंतर्गत 50 करोड़ लोगों को सरकारी तथा प्राइवेट जो आपके अस्पताल हैं उनमें इलाज की सुविधा को प्रोवाइड कराना है, दिलाना है। अब इसके अंतर्गत आपसे कभी कभी ये पूछ सकता है कि सरकारी अस्पताल शामिल है कि प्राइवेट, कि दोनों। ये आपके जो तथ्य होते हैं, तथ्यात्मक जो आपके प्रश्न बनाए जाते हैं बहुविकल्पी, उनमें क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों जो अस्पताल हैं, दोनों तरीके के अस्पताल इसके अंतर्गत कवर हैं और शामिल हैं। इसके अंतर्गत क्या होगा कि द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल सालाना प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक की चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जाएगी, यानी कि प्रदान की जाएगी। फिर आगे देखते हैं, इसमें नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति भी ढांचा का सुधार के अंतर्गत आती है, यानी कि देश का ढांचा कैसे मजबूत होगा, जब हमारी जो बेसिक नीड्स हैं देशवासियों की वो पूरी होंगी। और उसके बाद में क्या होगा, लोग उसमें के अंतर्गत क्या होगा, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, सड़कें हो गई, आवास हो गया, तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल हैं। अब इसमें देखें, नई शिक्षा नीति की जो है आती है वो 2020 में आती है। जो इसका स्ट्रक्चर है वो 5+3+3+4 है। इससे पहले क्या था, इसके पहले 10+2 आपका फॉर्मेट रहता था, लेकिन आप जो इस समय आया 2020 में वो ये शायद। और इस रिपोर्ट को मतलब कौन करता है, इसकी किसके देखरेख में होती है, तो के कस्तूरी रंगन समिति जो है उनकी देखरेख में बनाई जाती है, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत इन्होंने जो रिकमेंड की थी, सिफारिशें की थी, उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जो GDP का 6% जो है हिस्सा शिक्षा क्षेत्र पर खर्च करने के लिए बात कही गई, यानी कि इसकी सिफारिश की गई है। और इसके अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण काम हुआ है, वह यह कि मानव संसाधन प्रबंधन जो मंत्रालय था उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो शिक्षा मंत्रालय इसी जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी थी उसके तहत किया गया है। और अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, वो 1986 में आई थी। और फिर इसको क्या किया गया, इसको संशोधित कब किया गया था, 1992 यानी कि 1992 में उसमें संशोधन किया जाता है। तो उसके बाद में अब जो नई शिक्षा नीति आई है वो 2020 की है, जिसे आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं कि मेक इन इंडिया। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर पूछे जाएंगे, अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते ही रहते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई थी 25 सितंबर 2014 को हुई थी। अच्छा, आप कमेंट करके बताएंगे कि 25 सितंबर 2014 को इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या रहा होगा, यानी उद्देश्य तो इस योजना का क्या है वो यहां पर देख पा रहे हैं कि 2014 से लेकर के 2020 तक GDP में योगदान जो है इसमें बढ़ाना है विनिर्माण क्षेत्र का। लेकिन यहां पर 25 सितंबर का जो है
क्या योगदान है, क्या इसमें इंपॉर्टेंस है, कोई दिन है, किसी की जयंती है, क्या है, आप कमेंट करके बताएंगे। अब इसमें उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। यानी कि 2014 से लेकर के 2020 तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आपका प्रोडक्ट है, उसमें क्या है कि विनिर्माण क्षेत्र जो आपका है उसका योगदान 16% से बढ़ाकर 25% तक करना था। फिर इसमें क्या होता है कि देश को विनिर्माण का हब बनाना है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। जैसे चाइना क्या करता है, सब कुछ बनाता है और हम क्या करते हैं, उनसे खरीदते हैं। लेकिन इस योजना के अंतर्गत क्या कहा गया कि हम बनाएंगे, उनसे खरीदेंगे भी नहीं और क्या करेंगे, हम खुद अपना सामान बेचेंगे। वही मेक इन इंडिया है। और इसके अंतर्गत क्या हुआ कि राष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई। इसके अंदर क्या होता है कि विदेशी कंपनियां आती हैं, हमारे अच्छा सामान बेचती हैं, जबकि जो हमारे देशी कंपनियां होती हैं उनके सामान को क्या होता है, कोई नहीं पूछता। तो हमारी जो देशी कंपनियां हैं, देशी जो स्वदेशी हैं, वो सामान बनाएंगे, उनको यहाँ पर जो प्रोत्साहन यानी कि प्रमोशन की बात कही गई थी। फिर आगे देखते हैं इसमें जो आपका एक टॉपिक इसके अंतर्गत कवर है आपके इसमें, तो जीएसटी। तो जीएसटी के बारे में जान लेते हैं, एग्जाम से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको। तो ये लागू होता है 1 जुलाई 2017 से जीएसटी, जिसको आप कहोगे वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होता है वो। और ये कैसा कर है, ये प्रत्यक्ष कर है। और इसके अंतर्गत क्या आता है कि सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी, और एसजीएसटी यानी कि स्टेट यानी कि राज्य जीएसटी, और इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी यानी कि एकीकृत जो आपका होता है वो। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका केंद्र हो जाएगा, एस के अंतर्गत राज्य हो जाएगा, इसके और इंटीग्रेटेड के अंतर्गत क्या हो जाएगा, एकीकृत शामिल किया गया है। और फिर इसमें क्या, एकीकृत में क्या है कि राज्य संघ करों के जो समन्वय है, इसकी प्रणाली को इसके अंतर्गत समाहित किया गया है। 2014 में क्या होता है कि जीएसटी विधेयक आता है, जो 122वां संविधान संशोधन बिल होता है, उसको पेश किया जाता है। और 2016 में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है। ये बिल है और ये अधिनियम है, तो उसको क्या करता है, ये पास कर दिया जाता है। और इसमें संशोधन क्या होता है कि आर्टिकल जो आपका अनुच्छेद 279A है, इसके अंतर्गत जीएसटी को शामिल किया जाता है। और जिसमें क्या होता है कि जीएसटी को प्रशासित और नियंत्रण हेतु राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल का गठन किया जाता है। अब जीएसटी काउंसिल तो हो गई, इसके सदस्य कौन होंगे, तो इनके सदस्य की अगर बात करें तो जो आपके जो राज्य हैं और आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके क्या होंगे, जो आपके जो सीएम हैं वो इसके अंतर्गत शामिल होंगे जीएसटी काउंसिल के सदस्यों में। लेकिन अध्यक्ष की बात करें तो जो हमारे भारत देश है, उनके जो वित्त मंत्री साहब होंगे वो इनके जीएसटी काउंसिल यानी कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होंगे। अब कर दरों की बात करें तो मुख्यतः यहाँ पे 4 दरों को शामिल किया गया है। पहली है 5% की, दूसरी है 12% की, तीसरी 18% और चौथी आपकी 28% कर दर रखी गई है। तो अभी आपने यहां तक जो पेट 2022 का जो आपका सिलेबस था भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के जो 5 नंबर का आना है, वो हमने छोटे छोटे टॉपिक में ये सारा कंप्लीट कर दिया है। और अब हम आपको इस जो आपका सिलेबस है मिसलेनियस क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप उनको जाकर अटेंड कर सकते हैं। और जो अर्थव्यवस्था के हैं इसको भी हम यहाँ पे एमसीक्यूज के फॉर्म में क्वेश्चन करवाएंगे। और आप इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। और यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।